ही फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ बड़ी ही अजीब सी सीरीज प्लूरबस को, जिसका इंग्लिश मीनिंग टू मैनी है। वेल, एपिसोड्स सिर्फ 2 ही रिलीज किए गए हैं, तो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत एक काउंटडाउन से होती है। 439 डेज और 19 आवर्स बचे हैं उस दिन के लिए जब पूरी ह्यूमैनिटी इंस्लेव होने वाली है। सो नासा के सर्वर पर एक मिस्टीरियस सिग्नल फ्लैश होते हैं, एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैसेज, वो भी आउटर स्पेस से। साइंटिस्ट कंफ्यूज है, बट सब एक ही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ये सिग्नल 600 साल दूर से आ रहा है और एक साइंटिस्ट को लगता है वो कोड समझ गया है। फास्ट फॉरवर्ड होता है, 71 डेज और 13 आवर्स बचे हैं। हम मिलते हैं कैरल से, एक पॉपुलर राइटर जिनकी रोमांटिक नॉवेल ने दुनिया भर के रीडर को पागल कर दिया है। पर कैरल को उसकी राइटिंग माइंडलेस खराब लगती है। वो अपनी पार्टनर हेलन के साथ रहती है, दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और ये कैरेक्टर आगे चलकर काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब हम जंप करते हैं 29 डेज और 23 आवर्स पे। एक लैब में साइंटिस्ट माइस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, पर उनमें से एक माउस की डेथ हो जाती है, जिस कारण जैन नाम की साइंटिस्ट उसकी हार्ट बीट चेक करने के लिए जैसे ही उसे बाहर निकालती है तो वो उसे काट लेता है। जैन तुरंत सीजर में चली जाती है। उसके पार्टनर उसे डिकंटामिनेशन रूम में तो ले जाता है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एक अननोन वायरस ने उसकी बॉडी को कैप्चर कर लिया है। जो वायरस काफी ही अजीब है क्योंकि हम देख पाते हैं कि किसिंग के जरिए ये लोगों तक स्प्रेड होता है और थोड़ी ही देर में पूरा लैब उस वायरस की चपेट में आ जाता है। सब लोग सिंक्रोनाइज तरीके से बिहेव करने लगते हैं, माउथ स्वैब्स ले रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं और जेन तो फॉयर की सारी डोनट्स लिक कर देती है ताकि वायरस और ज्यादा स्प्रेड हो। सो अब 3 आवर्स बचे हैं फाइनल इवेंट के लिए। कैरल और हेलन एक बार में बैठे हैं, साथ ही कैरल ये भी सोच रही है कि उसे अपनी ये ट्रैशी फिक्शनल छोड़कर कुछ सीरियस लिखना चाहिए। और जैसे ही वो दोनों बाहर सिगरेट पीने के लिए जाते हैं तो कैरल स्काई में नोटिस करती है कि सारी प्लेन परफेक्टली पैरेलल चल रही है, मानो जैसे कोई पैटर्न हो। साथ ही एयरबेस लॉकडाउन में चला गया है। तभी ही एक आदमी अपनी पिकअप ट्रक को लेकर क्रैश कर जाता है। थोड़ी देर बाद हेलन भी इन्फेक्ट हो जाती है और कैरल को समझ आता है ये सब जगह फैल गया है क्योंकि बार के अंदर भी सभी लोग सीजर में हैं, पर सिर्फ कैरल अनअफेक्टेड है। वो हेलन को ट्रक में डालती है और सिटी के ऊपर देखती है, पूरा शहर जल रहा है, हर जगह लोग इन्फेक्टेड है, बिल्डिंग्स ऑन फायर और कैरल अकेली है। जब हेलन मर जाती है तो आसपास सब लोग एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन अब वो कैरल को देख रहे हैं। एक डॉक्टर उसे किस करने की कोशिश करता है, पर वायरस उस पर काम नहीं करता। सब एक साथ बोलते हैं, वी जस्ट वांट टू हेल्प यू कैरल। डर के मारे कैरल पिकअप लेकर सीधा वहाँ से भाग निकलती है। शहर के लोग मिलके आग बुझा रहे हैं, लेकिन सब उसकी तरफ देखे जा रहे हैं। कुछ लोग उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं जहाँ कैरल जा रही है। वो घर पहुंचती है और उसके नेबर्स के बच्चे उसे बताते हैं कि तुम्हारी स्पेयर की किस जगह रखी है। जो देख कैरल हैरान है क्योंकि सभी लोग एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। घर के अंदर कैरल टीवी ऑन करती है और स्क्रीन पे एक डायरेक्ट मैसेज आता है, कॉल अस व्हेन यू आर रेडी। वो अपना करेज गैदर करके गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल से बात करती है। वो कहता है, कैरल तुम सेफ हो, घर से मत निकलो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर रिवील होता है ये लोग एक्चुअल में बेनिफिशियरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, यानी कि 14 महीने पहले नासा ने जो रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया था वो एक रेसिपी थी, एक साइकिक ग्लू जिसे लैब में रिक्रिएट किया गया। इस केमिकल ने सबको एक हाइव माइंड में जोड़ दिया है, एक जैसी सोच, एक जैसे एक्शन, एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस। और अब पूरी दुनिया में सिर्फ 11 लोग बचे हैं जो इन्फेक्ट नहीं हुए। कैरल उनमें से एक है, लेकिन अब द कलेक्टिव चाहता है वो भी उनका हिस्सा बन जाए। और यही पर एपिसोड 1 खत्म होता है, जिसके बाद एपिसोड 2 की शुरुआत होती है मोरक्को में। एक लंबे मोन्टेज के साथ हम देखते हैं कि वह लोग क्लीन अप ऑपरेशन कर रहे हैं। सब कुछ अब एक ही कलेक्टिव के कंट्रोल में है। एक वुमेन जो क्लियरली जॉइन है, यानी कि कलेक्टिव का हिस्सा है, वो एक कार एक्सीडेंट के विक्टिम की हेल्प करती है, फिर मॉब पर चढ़ती है, एयरपोर्ट पहुंचती है, फिर प्लेन उड़ाकर सीधा लैंड होती है एल्बकर्की में और अपने ड्रेस उतार सीधा शॉवर की तरफ बढ़ती है।
हैं और वहाँ दूसरे कलेक्टिव लोग भी मौजूद हैं जो उसके सामने झुकते हैं और उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब तक 11 घंटे और 26 मिनट हो चुके हैं जब से पूरी दुनिया एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन गई है। कट टू कैरल, वो अपने ड्रंकन हैंगओवर से उतरती है और धीरे धीरे रियलाइज कर पाती है कि अब दुनिया पुरानी जैसी नहीं। वो अपनी पार्टनर हेलेन को मौन करती है, उसे एक ओल्ड ब्लैंकेट में लपेटकर उसके लिए ग्रेव खोदना शुरू करती है, जिसे लगभग खोदते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। और तभी ही उसके पास एक लेडी पहुंचती है जिसके हाथ में एक पानी की बोतल है और वो कैरल को बताती है कि जमीन वॉल्केनिक रॉक से भरी हुई है जिस कारण उसे खोदने में मुश्किल हो रही है। और जैसे कि वो 2 घंटे से लगातार ग्रेव को डिग करने की कोशिश कर रही है तो उसे हीट एग्जॉशन हो सकता है, जो सुन कैरल हैरान है कि उसे ये सारी डिटेल कैसे पता। जिसके जवाब में वो लेडी उसे बताती है कि 4000 फीट ऊपर एक एयरफोर्स ड्रोन है जो सभी लोगों पर नजर रखे हुए है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं क्योंकि वो किसी भी तरीके से आर्म्ड नहीं है। जिसके बाद वो फिर कैरल को वाटर ऑफर करती है, पर कैरल बॉटल को लेने के बजाय वो पानी लॉन पे गिरा देती है, ये कहकर कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती। फिर हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम जोशिया है और शॉकिंगली वो एग्जैक्टली कैरल के फिक्शनल कैरेक्टर जैसी है जिसका नाम रब्बान है, जो देख कैरल हैरान है क्योंकि यह जेंडर स्वैप हुए हैं और ये ओरिजिनल वर्जन कैरल ने लिखा था, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं कि रब्बान एक फीमेल है। जिसके जवाब में जोशिया से बताती है कि जब हेलेन उनसे कनेक्ट हुई थी उनके कलेक्टिव में तो उसकी सारी मेमोरीज उनके पास आ गई थी, जो सारी चीजें कैरल डाइजेस्ट नहीं कर पाती और उसे चिल्लाने लगती है। और जब वो स्ट्रीट पे गुस्सा उतारती है तो एक अजीब रिएक्शन होता है, पूरा कलेक्टिव फ्रीज हो जाता है, सब लोग एक सेकंड के लिए मोशनलेस हो जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद जब उसकी बात जोशिया से होती है तो उसे पता चलता है कि कैरल के नेगेटिव इमोशन उन्हें डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और इस एक आउटबर्स्ट की वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोग मर गए हैं। यस, ये एक और ह्यूमन ट्रेजेडी है। कैरल गिल्ट से भर जाती है, वॉमिट करती है, कोलैप्स होने के एज पे है। तब एक हेलीकॉप्टर से एक मिनी डिगर ड्रॉप होता है। कलेक्टिव उसकी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो हेलेन का बरियल कंप्लीट कर सके। जोशिया उसे बताती है एक और अवीक पर्सन है, यानी कि पैराग्वा में एक और इंसान है जो कलेक्टिव से कनेक्ट नहीं हुआ है। मतलब अब सिर्फ 11 नहीं बल्कि 12 लोग बचे हैं जो कलेक्टिव से फ्री है। जो सुनकर कैरल को एक आइडिया आता है कि उसे उन सभी लोगों से मिलना चाहिए और उनमें से जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो उनसे मिलने का डिसीजन बनाती है। और कैरल तुरंत उनसे बात कर उसके लिए अग्री कर जाती है और हम देख पाते हैं कि वो सभी कैरल के लिए एक एम्प्टी प्लेन ले आते हैं जो बिलबाओ जा रही है, जहाँ वो सभी फ्री लोग मिलने वाले हैं। और फनी पार्ट, कैरल इकोनॉमिक क्लास में बैठती है। सीरियसली, सब कुछ खत्म होने के बाद वो सबसे मिजरेबल इंसान है। 2 days और 2 hours हो चुके हैं सिंस द जॉइनिंग। और फिर कैरल मिलती है उन सभी लोगों से एयरपोर्ट पर जो कलेक्टिव से इफेक्ट नहीं हुए। उनके नाम है शूमे कुशिमाया, लक्ष्मी ऑटनबायर्ग और कुंबा डेबाती, जो मॉरिशस से आया है और वो प्रेसिडेंट के प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, लग्जरी सूट और साथ में वुमेन्स भी। क्लियरली ही इज एंजॉयिंग दिस एपोकलिप्स। कैरल सबको बुला के एक प्राइवेट मीटिंग रखती है सिर्फ उन लोगों के लिए जो कलेक्टिव का पार्ट नहीं है। उसका प्लान है दुनिया को ठीक करना, यानी कलेक्टिव के अगेंस्ट कुछ करना। लेकिन सब खुश नहीं। लक्ष्मी कहती है कि उसके ग्रैंडफादर की मौत हो गई थी जब कैरल ने उन लोगों पर गुस्सा किया था, तो नेचुरली वो उसके अगेंस्ट है। वो कहती है तुम्हें समझना चाहिए कि कलेक्टिव क्या है। दूसरे लोग भी अपने पॉइंट्स रखते हैं। कुंबा बोलता है रेसिज्म खत्म हो गया है, जानवर को जू से छोड़ दिया गया है, क्राइम 0 है, दुनिया फाइनली पीस में है। और इंटरेस्टिंग, कलेक्टिव कभी किसी को मारते नहीं, वो वेजिटेरियंस है, साथ ही किलिंग उनके थॉट सिस्टम में ही नहीं। कैरल को ये सब हिपोक्रेसी लगती है, जिसके साथ साथ वो लक्ष्मी से आर्ग्यू करती है क्योंकि कोई भी लोग उसका साथ देने को तैयार नहीं और उसने काफी ड्रिंक कर लिया है जिस वजह से वो चलते चलते गिर जाती है। और जब कलेक्टिव्स उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो कैरल चिल्ला पड़ती है, जिस कारण फिर से सभी लोग एंट्रेंस स्टेट में चले जाते हैं। मतलब जब भी वो एक्सट्रीम इमोशन फील करती है दुनिया लिटरली रुक जाती है। 2 days और 16 hours आफ्टर द इवेंट कैरल अपनी आउटबर्स्ट के बाद अकेली उठती है। सब कलेक्टिव लोग चले गए हैं, सिर्फ एक बंदा बचा है जो कि कुंबा है, पर वो भी एक अजीब रीजन के लिए वहाँ है। वो कैरल से परमिशन लेना चाहता है जोशिया के साथ रिलेशनशिप
रिलेशनशिप के लिए। कैरल उसे कहती है कि मैं चाहूंगी कि जोशिया अपनी मर्जी से डिसाइड करे, और एक पल के लिए लगता है कि जोशिया ने अपनी विल पावर दिखाई है, एक छोटी सी फ्लिकर ऑफ इंडिविजुअलिटी। कैरल फिर उन सबसे दूर चली जाती है, अपनी ओरिजिनल प्लेन में इकोनॉमी सीट लेकर वापस जाने लगती है। जोशिया और कुंबा साथ हैं, लेकिन जाने से पहले कैरल और जोशिया एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और कुछ बदल सा जाता है। जस्ट बिफोर प्लेन टेक ऑफ, कैरल सडनली हैज सेकंड थॉट और वो प्लेन को रोक देती है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है एक साइलेंट टेंशन के साथ। कैरल शायद अब समझ गई है कि कलेक्टिव से बचना इतना इजी नहीं होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।